द द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मैंने करीब 400 वीडियो बना दिए अभी तक, और 400 वीडियोज़ में 200 शेयरों का एनालिसिस किया होगा कम से कम। और उस 200 शेयरों में से मान के चलिए आप 180-90 शेयर बढ़े हुए हैं, मतलब 20-20, 30-30, 40-40% की, 50% की, कईयों में 100% की बढ़त आ चुकी है। आज गिरा हुआ है बाजार, लेकिन फिर भी मेरे बताए हुए शेयर आज भी कुछ एक शेयर ताज़ा खड़े हैं। आज इस भयंकर गिरावट में, और 3-4 दिन की गिरावट है। मंडे से सिंस मंडे गिरावट ही गिरावट है, उसके बावजूद भी शेयर वो ताज़ा है। उसका कारण है कि एक बहुत बड़ी रिसर्च, एक गंभीर चिंतन और मंथन और एक बहुत बड़ी गंभीर विवेचना के पश्चात ही मैं उन शेयरों को एनालिसिस के पटल पे ला के रखता हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता किसी इन्वेस्टर को नुकसान हो। मेरी हार्दिक भावना, मेरे द्वारा वीडियो बनाने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। मैं कोई मेंबरशिप नहीं चाहता, मैं किसी से फीस नहीं चाहता, मेरा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। मैं सिर्फ चाहता हूँ स्मॉल इन्वेस्टर का, रिटेल इन्वेस्टर का किसी तरह भला हो। ऐसी सूरत में मेरा सिर्फ आप लोगों से इतनी सी प्रार्थना है कि आप लोग मेरे वीडियोस को ध्यान से देखें और गंभीरतापूर्वक देखें, पूरा देखें। ये चालू वीडियो नहीं है कि साहब ये बढ़ जाएगा, 7 पीढ़ी कमा लेगी, 50 शेयर खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे मैं एनालाइज करता हूँ, उनको आपके ध्यान में लाता हूँ, उनकी विशेषताएं बताता हूँ, उनकी मेरिट और डिमेरिट बताता हूँ। मतलब डिमेरिट भी बताता हूँ, ये नहीं खाली मेरिट ही मेरिट बताता हूँ। और आज हम जिस शेयर पर विचार करेंगे वो चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत शेयर है, कॉन्क्रीटेड है। वो भी फार्मा सेक्टर का शेयर है। ये मेरा तीसरा फार्मा शेयर होगा जब मैं कुछ इन पिछले 4-5 दिनों के अंदर अंदर इस पर एनालिसिस दे रहा हूँ। अरविंदो फार्मा पे दिया, बढ़ा हुआ है, गिरे बाजार में बढ़ा हुआ है। नाटको फार्मा पे दिया, वो बढ़ा हुआ है। तीसरा आज जिस शेयर पे देंगे उसका नाम बताएंगे, अभी कुछ देर आप देखें, थोड़ा वीडियो को सुने। इस बाजार में कुछ बहुत से हीरे हैं जो कुछ ऑपरेटर्स के द्वारा, बाजार के कुछ लोगों द्वारा दबा दिए जाते हैं। उस कंपनी में ग्रोथ भी मैं जिसको बताऊंगा, ऐसा नहीं, ग्रोथ है, नामी कंपनी है, हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल में, और कैंसर की दवाएं बढ़ाती है, कार्डियोलॉजी की, न्यूरो की, डायबिटीज़ की, यूरो की, सब दवाएं बढ़ाती है। और रेवलमिड एक दवाई है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है, बहुत महंगी दवा है, अमेरिका के बाज़ारों में भी जाके बिकती है, और इंडिया में भी कई दवाएं हैं कैंसर के लिए जो बढ़ाती है। मैं आपसे बताऊं, इस कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लैब। बहुत दिनों से साइलेंट पड़ी थी, लेकिन अब इस कंपनी के अंदर उबाल आता हुआ नजर आ रहा है। वर्किंग तो फर्स्ट क्लास आ रही थी, लेकिन शेयर के रेट नहीं बढ़ रहे थे। अब मुझे लगता है रेट भी बढ़ेंगे। अब देखिए कैंसर के लिए कितनी दवाएं बढ़ाती है। मैं बढ़ाता हूँ टोरिपालीमेट, हाइड्रोक्लोराइड, ग्रेनिट्रॉन, लेमिलिडोनाइट, ड्यूटास, पैमोलाइन, तो इस तरह करीब 6 दवाएं। तो एक कैंसर की, ये मेरे पास लिस्ट है, और भी हो सकती हैं दवाएं, मतलब जितनी मैं पकड़ पाया हूँ वही दवाएं। और 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और करने जा रही है। दूसरी बात है कि डॉक्टर रेड्डी लैब जो मानव क्या किसी भी प्राणी के शरीर से निकाले गए तत्वों से बायोसिमिलर मेडिसिन जो बनाई जाती है, जो खास तौर से कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है, उस दवा के भी क्लिनिकल ट्रायल के नज़दीक पहुंच चुकी है। भारत में अभी तक बायोसिमिलर बनाने वाली केवल एक कंपनी थी, बायोकॉन, जिसका शेयर चल नहीं पाया खास तौर से। उसका कारण था कि उन्होंने कुछ मार्केटिंग सेटअप में और कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी गलतियां की थी। इस वजह से उसकी अर्निंग 600 करोड़ की इक्विटी कर दी उन्होंने, पेड अप बोनस देकर, एक पे 2 बोनस ठोक दिए, और इस उम्मीद से ठोक दिए थे
अब हमारा ये जो बायोसिमिलर मेडिसिन है जो ब्रेस्ट कैंसर, थ्रोट कैंसर के लिए है, ये चलेगी, लेकिन चली तो सही, लेकिन आप देखिए कि 7-8 हज़ार करोड़ की सेल पर क्या 600 करोड़ की इक्विटी को कैटर कर सकते हो क्या? और बायोसिमिलर बनाने वाली वर्ल्ड में खाली बायोकॉन तो थी नहीं, अमेरिका और यूरोप की दुनिया भर की कंपनियां भरी पड़ी हैं बायोसिमिलर के अंदर, बायोसिमिलर मेडिसिन बनाने में। इंडिया तो बहुत पीछे है उसमें, क्योंकि इंडिया जो बेसिक R&D मेडिसिन हैं, बेसिक साल्ट है, उनकी R&D में बहुत पीछे है। और उसका कारण है कि भारत एक गरीब देश है, इसमें पैसा नहीं है। R&D पे पैसा होता है। एक कंपनी अमेरिका में 30-40 साल तक किसी दवाई पर रिसर्च करती है साल्ट पर, जब वो साल्ट डेवलप हो पाता है, समझे साहब। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर रेड्डी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत मजबूत कंपनी हो चुकी है, और इसका पी रेशो आज की तारीख में 18.5-19 के आसपास है। बताएंगे, अभी एग्जैक्ट बताएंगे आपको। तो 6 तो कैंसर की मेडिसिन है, कार्डियोलॉजी, न्यूरो, यूरो, गैस्ट्रो, सारी दवाएं बढ़ाती है। इतनी दवाएं हैं, लेकिन दवा कंपनी किस पर चलती है, कौन सी कंपनी नए लॉन्चेस कितने कर रही है, और उन दवाओं का मार्केट साइज क्या है, उन दवाओं की इम्पोर्टेंस क्या है, उनके पीछे मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड क्या है, इन सब चीज़ों पर कंपनी उस मार्केट साइज में से कितना मार्केट शेयर कंपनी कैप्चर कर पाएगी, इस पर डिपेंड करता है। जैसे ल्यूपिन ने फिलहाल पिछले 1.5-2 साल के अंदर अंदर करीब 5 प्रोडक्ट लॉन्च किए फार्मा में। उन प्रोडक्ट की बदौलत जो ल्यूपिन जो मरा पड़ा था 450 रुपये से बढ़ के 2100 रुपये हो गया, और बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो डॉक्टर रेड्डी लैब भी नई नई दवाएं ला रही है अब, और उसके कारण इसका शेयर आसमान की बुलंदियां छुएगा, आई एम श्योर। अब आपको बताते हैं इसकी जो फाउंडर थे, ये 1982 में थी, और डॉक्टर अंजी रेड्डी जो थे वो इसके प्रमोटर थे। और इसके अब फाइनेंशियल डाटा इस पर विचार कर लें थोड़ा। ऐसा है, इसका जो मार्केट कैप है वो 1,10,726 रुपये है। लार्ज कैप कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया सो फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज कंसर्न, एंड दिस इज ए लार्ज कंपनी हैविंग ए मार्केट कैप ऑफ 1,10,726 करोड़ रुपये। प्राइस 1327 करोड़ रुपये, वन फेस वैल्यू शेयर का। हाई लो 1421, 1094। ये बढ़ नहीं पाया ज़्यादा शेयर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इस बारे में एक बात बताऊंगा मैं, एक रेफरेंस की बहुत बड़ी बात है वो, आप देखना अभी। प्राइस अर्निंग रेशो 20.7 है इसका, बुक वैल्यू 369 है, और ये डिविडेंड यील्ड 0.63 है, ROC 265 है, ROE 21.4 है, और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, सन 87-88 की बात है, उस समय ये इतना लिटरेचर, मोबाइल पर टीवी थे ही नहीं सब। एक आध मैगजीन आती थी, एक तो दलाल स्ट्रीट आती थी और एक कैपिटल मार्केट आती थी, और वो हम कई दिन चक्कर काट के वो मैगजीन लाते थे। वो बुक सेलर के यहाँ जाते, भाई आई क्या मैगजीन, वो कहता बाबूजी अभी तो नहीं आई, आएगी जब मैं आपको दे दूंगा। मतलब तो मैं एक मैगजीन पढ़ते ही थे, वो क्या करो, हम तो स्टडी वाले आदमी थे, पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। तो वो किताब खरीद के लाए, उसमें देखते देखते मेरे ब्रदर ने कहा यार तू मुझको दे एक किताब ला। मेरे बड़े ब्रदर थे, ही वॉज ए गुड लॉयर, उन्होंने कहा ये किताब तो मुझे दे, मैं पढ़ता हूँ यार। तो उन्होंने पढ़ते पढ़ते मुझे बताया कि देखिए सिप्ला है दवा की कंपनी, छोटी थी उस समय, दवाओं में उस समय के हिसाब से तो बड़ी थी, लेकिन आज के मुकाबले छोटी थी उस समय। तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा देखो 180 रुपये की EPS है इस कंपनी की, 10 फेस वैल्यू शेयर था उसमें, 180 रुपये इसकी EPS है, लेकिन शेयर तो 200 रुपये चलता है। तो 10 फेस वैल्यू का शेयर 200 रुपये और 180 रुपये की EPS, जबकि इंडिया में 180 रुपये EPS किसी शेयर की थी ही नहीं। तो मैंने उन ब्रदर से ये कहा, मैंने कहा क्या पता फर्जी हो सकता है, जाने क्या जुगाड़ जोड़ हो, वरना तो शेयर बढ़ता ही आखिरकार। तो हमने उस शेयर को इग्नोर कर दिया, वो अफसोस आज तक है मुझे। तो आप देखिए उसके 6 महीने बाद ही वो शेयर 10,000 रुपये का हो गया। मैं आपसे तो इसी तरह से ये जो हाई EPS के शेयर है जो दबे पड़े हैं, जिनके अंदर अभी तक उठाव नहीं आया, किस आदमी ने क्या पता जकड़ रखा है, किस उद्देश्य से जकड़ रखा है मैं नहीं कह सकता,
जिस दिन, अब इसमें किसी भी समय मतलब आप समझो कि चक्री चालू हो सकती है। डॉक्टर रेड्डी एक बहुत प्रेस्टीजियस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मतलब जो 82% अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। 82% इसका जो टर्नओवर है, सेल है, वो एक्सपोर्ट से आती है और वर्ल्ड ओवर कम से कम 150 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी दवाएं इंडिया के अंदर सन फार्मा से भी ज़्यादा रेपुटेशन होल्ड करती है। कई डॉक्टर ही कहते हैं मैंने देखो आपको डॉक्टर रेड्डी की दवाएं लिखी हैं, मतलब मुझे भी कहते हैं मैंने डॉक्टर रेड्डी की लिखी है। मैं भी कई डॉक्टरों से कहता हूँ डॉक्टर साहब अगर हो सके तो डॉक्टर रेड्डी की लिख देना, और दवाई अगर आती हो तो उसकी, तो वो कहता है हाँ मैं रेड्डी की लिखूंगा, आप चिंता मत करो। तो ये हाईली रेपुटेड कंपनी, जस्ट लाइक मल्टीनेशनल कंपनी, जस्ट लाइक फाइजर। तो अब चलते हैं इसके और जो डेटा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर विचार करते हैं। 5 साल में क्या दिया इसने। 5 साल में भी मरे से मरा भी इसने, आप देखिए 576 रुपये था ये 5 साल पहले, आज 1327 रुपये। पहले 5 पीरियड था ये, उसको स्प्लिट करके उसी एडजस्टमेंट के हिसाब से रेट फिक्स किए है। 576.78 पैसे था, आज 1327 रुपये। 2.30 टाइम तो 5 साल में मरे से मरा भी हो गया भाई। तो ये भी कोई कमज़ोर रिटर्न नहीं है मतलब। और अब कितना होगा ये समय बताएगा, लेकिन आशाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं कोई टारगेट वारगेट की बात नहीं करता हूँ। टारगेट की बात करना सटोरी ज्वारियों का काम है, लोगों को फंसाने का काम है, मतलब ये सब। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे विचार करते हैं। सेल 3 क्वार्टर पे विचार करेंगे, से सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल्स 6903 करोड़ रुपए सितंबर क्वार्टर की। जून 24 की सेल 7696 करोड़ रुपए और सितंबर 24 की सेल 8038 करोड़ रुपए। अब सेल में बढ़त लगातार आई है, ये मान लीजिए आप। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या थे। सितंबर 23 में 29% थे, जून 24 में 28% थे और सितंबर 24 में 26% थे। मार्जिन में थोड़ी हल्की गिरावट आई है, और उसका कारण क्या है कि कंपनी के न्यू लॉन्चेज में थोड़ी देरी हो जाती है, और जो पुराने लॉन्चेज है ना, उनकी दवाएं कम्पिटिटिव मार्केट है दवा का भी, तो उसमें क्या है कि थोड़ा मार्जिन रेट घटती चली जाती है। इस कारण से थोड़ा सा, फिर कई दफ़ा कंपनी कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके मार्केटिंग कैंपेन पर भी बहुत बड़ा खर्चा करती है। उन सब कारणों से थोड़ा मार्जिन पे, ये कोई चिंता का विषय नहीं, 1-2% मार्जिन गिर गया। ओवरऑल प्रॉफिट इज हायर ऑन द हायर साइड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1482 करोड़ रुपए था सितंबर 23 में, जून 24 में 1392 करोड़ रुपए हुआ और सितंबर 24 में 1342 करोड़ रुपए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा प्रॉफिट डाउन है, लेकिन ये कोई चिंता नहीं है। कंपनी की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है और इतनी प्रोडक्ट लाइन और अप्रूवल्स इतने ज़्यादा हैं USFDA से, कंपनी दब नहीं सकती है। अच्छा, EPS 17.77 16.69, अभी 15.05। तो 1 पेड अप शेयर में एक क्वार्टर में 15 रुपये EPS भी कम नहीं है, और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड मत मान लेना आप इसको। ये कंपनी 2 लॉन्चेज करेगी, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को खींच ले जाएगी ऊपर। अच्छा, सेल जो है FY 19 में और FY 23 में, मतलब अब P&L पे विचार करते हैं अपन। FY 19 FY 23 TTM 15,448 करोड़ रुपए की सेल थी FY 19 में। FY 23 में 24,670 करोड़ रुपए सेल हुई और TTM में 30,085 करोड़ रुपए सेल हुई। डबल हो गई सेल 5 साल में। डबल सेल होना बहुत रिमार्केबल चीज़ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था 19 में, फिर 28% हुआ 23 में, और 24 में ये TTM में 27% है। ये कोई कम नहीं होता है 27% मार्जिन, बहुत कम फार्मा कंपनीज हैं। अरविंदो का मार्जिन जो है 20% है, वो भी एक्सपोर्ट कंपनी। उसका कारण क्या है कि डॉक्टर रेड्डी की दवाओं में की सेल में कैंसर मेडिसिन्स का रेशो ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है। इस कारण से कैंसर की दवाओं की में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। मतलब नेट प्रॉफिट 17%, 25%, 23% है इसकी। नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं आया, मतलब है ना। अर्निंग पर शेयर पे विचार कर लेते हैं। 23.49 EPS है 19 वित्तीय वर्ष 19 की EPS थी 23.49। FY 23 में हुई
₹54.14 और TTM में ₹64। तो एन ईयर ऑन ईयर तो सेल बढ़ी है ना, मतलब प्रॉफिट बढ़ा है, सेल बढ़ी है, मार्जिन बढ़े हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। दिस शेयर इज गोइंग फॉरवर्ड, बहुत मजबूत कंपनी है और इसको अगर 10-5 शेयर 20 शेयर कोई लेके डाल दे, 150 जितना भी बजट हो जिसका भी, तो कोई घाटे का काम नहीं है। कंपाउंडिंग की बात करते हैं, CAGR, सेल प्रॉफिट और इक्विटी प्राइस में कितना सी 10 साल में, सेल में 10 साल में 8% आया, 5 साल में 13% आया, 3 साल में 14% आया और TTM में 12% आया। प्रॉफिट 10 साल में 11%, 5 साल में 14%, 3 साल में 41% और TTM में 5%। तो 3 साल के अंदर कंपनी ने रोबस्ट ग्रोथ ली है, मतलब ये तो कहना पड़ेगा। अच्छा, अब इक्विटी प्राइस में 10 साल में 7%, 5 साल में 17%, 5 साल के अंदर ही बढ़त आई इस कंपनी में जबरदस्त, 17% का CAGR है, 3 साल में 12% और TTM में 14%। तो TTM में शेयर की प्राइसेस बढ़ी हैं, मतलब। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 83 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए की फार्मा सेल में 27% मार्जिन की कंपनी की इक्विटी मात्र 83 करोड़। बाईबैक भी किया कंपनी ने, बाईबैक बेनिफिट भी काउंटेबल है, मतलब। और रिजर्व है 30,666 करोड़, शेयर होल्डर्स का पैसा है 30,666 करोड़ रुपया। बोरोविंग पे 4854 करोड़ रुपए, अदर लाइबिलिटीज 11,125 करोड़ रुपए। इस तरह 46,000 करोड़ की बैलेंस शीट है लाइबिलिटी साइड में। फिक्स असेट साइड की बात करते हैं। फिक्स असेट्स 17,254 करोड़, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1852 करोड़ के काम अभी भी अंडर प्रोग्रेस है, मतलब अंडर एग्जीक्यूशन है वो प्रोजेक्ट, उसके बेनिफिट कंपनी को मिलेंगे ना आगे। और इन्वेस्टमेंट 3663 करोड़ रुपए, अदर असेट्स 23,960 करोड़ रुपए। इस तरह से 46,728 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट मिलती, लाइबिलिटी एंड असेट है, मतलब। कैश फ्लो 4543 करोड़ रुपए का कैश फ्लो जनरेट किया है कंपनी ने एक साल में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 4,034 करोड़ रुपया, 376 करोड़ रुपया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे, रीपेमेंट वगैरह को बैंकों के करने होते हैं, कर दिए। उस सब के बावजूद भी कंपनी का 133 करोड़ रुपए का सरप्लस रहा है। तो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग ये तो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल आउटगो इनको है, मतलब इसको क्या देखना। नेट जो कैश फ्लो जनरेट किया, फ्री कैश फ्लो मानूंगा मैं तो 4543 करोड़ रुपए का किया। तो बैलेंस शीट में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैच करती है बैलेंस शीट। वर्किंग कैपिटल डेज 127 है, दे आर मच लेसर देन अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। शेयर होल्डर प्रमोटर 26.64%, FFI 27.53%, DI 21.48% और पब्लिक 24.20%, अदर्स 0.16%। शेयर होल्डर्स हैं 3,10,403 शेयर। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज ये जो एनालिसिस है डॉक्टर रेड्डी लैब का, ये पूरा हो जाता है। डॉक्टर रेड्डी लैब ये फार मतलब सुपीरियर कंपनी। डोंट फॉरगेट, ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वरना वो पोर्टफोलियो अधूरा है, मतलब अगर फार्मा शेयरों में कोई इंटरेस्ट लेता है और कोई भरोसा रखता है तो दोस्तों ये पूरी हुई। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।